जिले का एक दूर दराज का गांव था। वहाँ एक विशाल नीम का पेड़ की छांव में देवदत्त अपने गन्ने की रस की गाड़ी चलाता है। उस गाड़ी का नाम राम भरोसे गन्ना रस था। देवदत्त के पास हमेशा उसका सहायक लल्लू रहता है। लल्लू में दिमाग थोड़ा कम था, लेकिन उत्साह कूट कूट कर भरा था। वो हमेशा अपने आंखें बड़ी बड़ी, डॉक्टर साहब आए न आए, पर वो शुक्ला जी जरूर आ रहे हैं। उनके आने का मतलब है कि वो गिलास के रस से ज्यादा हमारे दिमाग का दही करेंगे। उनकी चाल तो देखिए, बिल्कुल 10 रुपए के मुड़े तुड़े नोट की तरह टेढ़ी मेढ़ी है। शुक्ला जी गांव के एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर थे। उन्हें दुनिया में अपनी सेहत, जेब में रखे 10 की नोट से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं था। उनके साथ पंडित भी था, जिसे मुफ्त में कोई भी चीज मिल जाए तो वो नहीं छोड़ता था। उसका गमछा हरदम कुछ न कुछ बांधने के लिए तैयार ही रहता था। अरे देवदत्त, क्या बात है, आज तुम्हारी महारानी कुछ अलग ही राग गा रही है। गन्ना ठीक से साफ किए हो ना? आजकल मेरा गला खराब है, फिर से दर्द नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो दवा के पैसे तुम ही दोगे, समझे? शुक्ला जी, गला खराब हो तो गर्म पानी पीते हैं, गन्ने का रस नहीं। देवदत्त, मेरे गिलास में थोड़ा अदरक और पुदीना ज्यादा डालना। हाँ, बर्फ के टुकड़े कम रखना, क्योंकि बर्फ के रस से मात्रा कम हो जाती है। मुझे शुद्ध रस चाहिए। 10 रुपए दे रहा हूँ तो समझो अपना खून दे रहा हूँ। पंडित जी, आपके 10 रुपए में अगर मैं इतना अदरक पुदीना डालूं तो मेरे पास गन्ने की फाकी नहीं बचेगी। आप रस पी रहे हैं या मेरी जायदाद अपने नाम करवा रहे हैं? लल्लू, गन्ना डाल। लल्लू ने हैंडल घुमाना शुरू किया। झाग रस गिलास में गिरने लगा। लोग उत्सुकता से देख रहे थे। सफेद झाग किसी बादल की टुकड़ों की तरह गिलास के ऊपर तैर रहा था, जिसे देख पंडित की आंखें चमक उठी। वैसे देवदत्त, एक बात बताओ, आजकल सब लोग 20-30 रुपए वसूल कर रहे हैं, तुम 10 रुपए में क्यों दे रहे हो? इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है। मुझे लगता है तुम इसमें गंगाजल मिलाते हो, इसलिए इतना सस्ता है। अरे शुक्ला जी, इसके पीछे गंगाजल नहीं, एक बहुत बड़ी मूर्खता है। हमारे साहब का एक पुराना सपना था। एक पुरानी गलती की वजह से यह कीमत आज भी 10 रुपए की है। अतीत की एक झलक। देवदत्त पहले पटना में बड़ा व्यापार करना चाहता था। जब उसने एक पुरानी मशीन खरीदी तो बेचने वाले ने एक शर्त रखी। यह मशीन बहुत ही भावुक है, यह सिर्फ 10 रुपए का नोट देखकर ही चलती है। अगर तुम लालच में कीमत बढ़ाई तो इसके पास 20 रुपए का नोट लाए तो ये रस के बदले काला ग्रीस उगलेगी। देवदत्त ने तब यकीन नहीं किया। उसने ट्रायल के लिए 20 रुपए का बोर्ड लगा दिया। बस फिर क्या था, मशीन से रस निकलना बंद हो गया और अंदर का सारा ग्रीस देवदत्त के चेहरे पर आ गिरा। तब देवदत्त डर गया और इसे सेवा समझकर 10 रुपए में ही बेचता है। वर्तमान में वापसी। अरे लल्लू, ये पुरानी कहानियां बंद कर और पंडित जी को रस दे। पंडित जी रस पीते हुए गिलास की आखिरी बूंद तक ऐसे खींच रहे थे जैसे हवा पी रहे हो। वो आवाज मशीन के शोर से भी ज्यादा भयानक थी। तभी वहां पर एक नया अमीर आदमी धनीराम आता है। वो अपनी पुरानी साइकिल पर था, लेकिन टशन ऐसे दिखा रहा था जैसे प्राइवेट जेट से उतरा हो। उसके पीछे एक नौकर छाता पकड़े पसीने से तरबतर होकर दौड़ रहा था। ए देवदूत, मुझे एक गिलास दे, पर याद रखना मेरे पास 10 का नोट नहीं है। मैं सिर्फ 5 रुपए दूंगा, क्योंकि मैं गांव का बड़ा आदमी हूँ। मुझे डिस्काउंट मिलना चाहिए। वैसे मेरी साइकिल तुम्हारी गाड़ी के पास खड़ी है, इससे तुम्हारी दुकान की इज्जत बढ़ जाएगी। साहब, 10 रुपए खुद में ही डिस्काउंट वाली कीमत है। अब इसमें भी 5 रुपए, इतने में तो मुझे गन्ने की लागत भी नहीं मिलेगी। आप चाहे तो मैं अपने पसीने की कुछ बूंदे रस में मिला दूं। तुझे पता नहीं देवदत्त, मेरी इज्जत के आगे तेरा 10 रुपए की क्या औकात है। अगर 5 रुपए में गिलास नहीं भरा तो मैं भी तुम्हारी दुकान यहाँ से हटवा दूंगा। इस नीम के पेड़ की छांव पर सिर्फ मेरे साइकिल का हक है। अरे साहब, 5 रुपए में तो मशीन शायद आधी ही घूमेगी। साहब, आप 5 रुपए का रस पियेंगे तो आपकी इज्जत क्या कम हो जाएगी? देवदत्त को गुस्सा आया। उसने मशीन के पास जाकर लल्लू को इशारा किया। लल्लू ने गन्ने को आधा काट कर लगा दिया। देवदत्त ने हैंडल को सिर्फ एक चक्कर घुमाया। गिलास में मुश्किल से 2 चम्मच रस गिरा, जो गिलास के तल से भी ठीक से नहीं दिख रहा था। यह क्या है? यह तो गिलास के नीचे भी नहीं दिख रहा है।
मुझे रुला रहे हो क्या? साहब 10 रुपए में गिलास भरता है, 5 रुपए में तो गिलास सिर्फ गीला होता है। आपने कहा था कि आपके सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसी सम्मान से अपनी प्यास बुझा लीजिए। अगर आप रस की उन 2 बूंदों को अपनी जीभ पर रखेंगे तो अमृत जैसी लगेगी। आसपास के खड़े लोग हंसने लगे। शुक्ला जी ने अपनी डायरी में 5 रुपए के गणित को नोट पर रख लिया। धनीराम अपमानित महसूस करते हुए अपनी साइकिल चलाकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वहां पर नगर पालिका अधिकारी आया, जिसका नाम बिहारी लाल था। उसका पेट उसके शरीर से पहले गन्ने की मशीन के पास पहुंच गया। उसे रिश्वत से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन का शौक था। ए देवदत्त, यह नीम का पेड़ नगर पालिका का है। यहाँ रेडी लगाने के लिए परमिशन चाहिए, और अगर परमिशन चाहिए तो मुझे रोज 5 गिलास रस मुफ्त में देना होगा, वरना मैं अभी तुम्हारी मशीन को सील कर दूंगा। साहब 5 गिलास? हमारे साहब का खून पी लीजिए साहब, लेकिन 5 गिलास रस नहीं दे सकते। हमारे साहब के पास परमिशन तो नहीं है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद जरूर है। भगवान के आशीर्वाद से चालान नहीं भर सकते देवदत्त। रेडी हटाओ, मैं अभी नोटिस लगाता हूँ। मेरी कलम की शाही से ज्यादा अगर तुम्हारा रस होगा तभी मुझे शांति मिलेगी। देवदत्त को एक तरकीब सूझी। उसने अधिकारी को मशीन के पास बुलाया। अधिकारी जी, आप 5 नहीं 10 गिलास पीजिए, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। हमारी मशीन की एक अजीब आदत है, रस पीने वाला गिलास को हाथ से न पकड़े, वह सीधा मशीन से निकलकर अपने मुंह में गिरना चाहिए, तभी उस रस में म्यूनिसिपल पावर आएगा। बिहारी लाल को यह बातें बड़ी दिलचस्पी लगी। वह बिना किसी ग्लास पकड़े अपना मुंह खोलकर नीचे बैठ गया। मुंह खोले हुए वो एक बड़ी मछली जैसा लग रहा था। देवदत्त ने लल्लू को आंख मारी। लल्लू ने मशीन की रफ्तार अचानक बढ़ा दी। रस सीधा अधिकारी के नाक, आंख और कानों में गिरा, लेकिन मुंह में एक बूंद भी नहीं गिरी। उसका पूरा चेहरा गन्ने के रस से भीग गया। अरे ये क्या है? मेरा पूरा चेहरा रस से तर हो गया है। मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ। अगर चींटियां आ गई तो मुझे खा जाएगी। अरे अधिकारी जी, आपका मुंह छोटा है और हमारी मशीन से निकलने वाला रस की धारा बहुत बड़ी है। दोनों का तालमेल नहीं बैठा। शायद अगर आप रिश्वत मांगना छोड़ दे तो ये रस सीधा आपके मुंह में जाएगा, वह भी डिजिटल तरीके से। लोग तालियां बजाने लगे। बिहारी लाल अपनी कमीज से चेहरा पोंछते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद एक चालाक व्यापारी आया, जिसका नाम बनवारी लाल था। उसके हाथ में एक पुराना तराजू था। उसे हर चीज तौलकर लेने की आदत थी। अरे देवदत्त, तुम 10 रुपए में रस दे रहे हो ना, मुझे एक गिलास तोल कर दो। वह पूरे 250 ग्राम होना चाहिए। 1 ग्राम भी कम हुआ तो पैसे नहीं दूंगा। साहब रस को तोलते हैं क्या? गिलास से मापा जाता है ना, तराजू से नहीं। आप रस पिएंगे या उसका सोना बनाएंगे? व्यापार में भरोसा होना चाहिए लालो। देवदत्त, तुम्हारी मशीन पुरानी है, वह सही से रस निकाल पा रही या नहीं मुझे जानना है। अगर कम हुआ तो तुम्हें जुर्माना देना होगा। देवदत्त मुस्कुराया और बोला, ठीक है बनवारी लाल जी, वैसे ही करते हैं। देवदत्त ने तराजू पर एक गिलास रखा। लल्लू ने गन्ना डालकर मशीन घुमाई। रस गिरने लगा। तभी देवदत्त ने चालाकी से तराजू के नीचे बर्फ का एक टुकड़ा, छोटा टुकड़ा रख दिया। बर्फ की वजह से वजन ज्यादा दिखने लगा। देखिए बनवारी जी, तराजू का कांटा कैसे उछल रहा है। आपके कहे हुए 250 ग्राम भी ज्यादा है। बनवारी लाल को कुछ समझ में नहीं आया। वह हैरानी से देख ही रहा था कि बर्फ का टुकड़ा पिघल गया। गिलास रस से भर गया, लेकिन इससे पहले कि बनवारी लाल वजन देख पाता, पास में खड़ी एक गाय ने आकर गिलास को मुंह मार दिया। सारा रस बनवारी लाल के कपड़ों पर और चश्मों पर गिर गया। अरे मेरा चश्मा, मेरा तराजू सब रस में डूब गया। अरे देखा आपने, कुदरत को भी आपका तोलना पसंद नहीं आया। उस गाय को भी समझ में आ गया कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब न रस बचा न तोल, लेकिन 10 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। बनवारी लाल डर के मारे 10 रुपए देकर अपना तराजू लेकर वहां से भाग गया। देवदत्त ने 10 रुपए अपनी गुल्लक में डाल दी। शाम हो गई, धूप कम हो गई। देवदत्त ने अपनी मशीन का शुक्रिया अदा किया। उस मशीन ने आज सबकी पोल खोल दी थी। देखा शुक्ला जी, 10 रुपए का रस सिर्फ प्यास नहीं बुझाती, बल्कि घमंडी का घमंड और लालची की लालच को भी कुचल देती है। मेरी रेडी पर सब बराबर है।
₹5 वाले ₹5 का सम्मान और ₹10 वालों को ₹10 का रस। अरे साहब, हमारी महारानी को ₹10 के नोट से जो लगाव है वह करोड़पतियों को भी नहीं होती। हम ₹10 में ही बेचेंगे, तब हमें मन की शांति मिलेगी। शुक्ला जी जाते जाते बोले, अरे देवदत्त, तुम्हारे रस से ज्यादा तुम्हारी बुद्धिमानी मीठी है। आज मेरे ₹10 की कीमत वसूल हुई। कल फिर आऊंगा, लेकिन मेरे ग्लास में अदरक थोड़ा कम डालना। देवदत्त मुस्कुराया, हमेशा ₹10 ही रहेंगे शुक्ला जी। नीम के पेड़ की छाव में देवदत्त की रेडी एक आश्रम की तरह और वह मशीन एक उपदेश की तरह गूंज रही थी। सीख, सत्य और ईमानदारी के पेशे में कभी डर नहीं होता। सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आपके काम में पवित्रता है तो जीत पक्की आपकी ही होगी। अत्यधिक लालच हमेशा नुकसान पहुंचाती है। जो पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाने वालों को कभी न कभी अपमान का सामना करना ही पड़ता है। हमारा हुनर दूसरों को भला करता है, तभी उसका सही फल मिलता है। वाराणसी के बाहरी इलाके में गंगा तट की ओर जाने वाली एक पुरानी गली, वहाँ दशकों से मौजूदा काशी अन्नपूर्णा ढाबा अब सूना सूना लग रहा था। ढाबे के मालिक विश्वनाथ जी अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे उदासी से सामने वाले रेस्टोरेंट को देख रहे थे। उसके बगल में उनका बेटा चिंटू मक्खियां मारते हुए खड़ा था। पिताजी, ऐसा लग रहा है कि हमारे चूल्हे की आग से ज्यादा आपकी आंखों में आंसू है। उस सामने वाले रेस्टोरेंट को देखिए, लोग कैसे मधुमक्खियों की तरह उमड़ रहे हैं। क्या करे चिंटू, पिछले 30 सालों से मैं शुद्ध घी में दाल और रोटियां बनाकर खिला रहा हूँ, लेकिन आज लोगों को स्वाद नहीं, अजीबोगरीब चीजें चाहिए। वो पाइप वाला खाना उन्हें अमृत जैसा लग रहा है। ठीक तभी सामने बैम्बू स्लाइड नूडल्स रेस्टोरेंट का मालिक विक्रम बाहर आया। उसके गले में एक मोटी सोने की चेन थी, हाथों में 10 अंगूठियां बांधकर चमक रही थी। उसके बगल में उसका असिस्टेंट लल्लू एक बड़े पंखे से विक्रम को हवा झल रहा था और बीच बीच में अपने घुंघराले बालों को सेट कर रहा था। अरे विश्वनाथ, अभी भी उस पुराने मिट्टी के चूल्हे से चिपके हुए हो क्या? तुम्हारी दाल की महक से लोग भाग रहे हैं। मेरा बम्बू टेक्नोलॉजी देखो, किचन से नूडल्स सरकते हुए सीधे कस्टमर के मुंह तक जाते हैं, तो वो किसी झरने जैसा लगता है, समझे? हाँ साहब, आपका आइडिया तो विश्व प्रसिद्ध है। इन पाइपों को देखकर मुझे गंगा नदी के प्रवाह की याद आ जाती है साहब। ए बुड्ढे, तुम्हारी रोटियां खाने से जबड़े में दर्द होने लगता है। हमारे नूडल्स खाओगे तो जीभ पर नाचेंगे। अरे बेटा, खाना सेहत के लिए होता है, मनोरंजन के लिए नहीं। उन पाइपों के अंदर क्या है, वो मैदा कहाँ का है, या कौन जानता है। तसल्ली से बैठकर भोजन करना ही हमारी संस्कृति है। संस्कृति? अरे बकवास, मुझे तो बस नोटों से मतलब है। देखो, इस हफ्ते को खत्म होने से पहले अपना ढाबा खाली करके चले जाओ। उस जगह पर मैं एक बड़ा आइसक्रीम पार्लर खोलूंगा। अब तुम्हारी वो किराया भरने की हैसियत नहीं रही। इज्जत से खाली कर दो, वरना मैं अपने आदमियों से तुम्हारा सामान गंगा में फेंकवा दूंगा। सुना है बुड्ढे, हमारे साहब कह रहे हैं कि गंगा में मिला देंगे। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले। विश्वनाथ की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर चिंटू का खून खौल गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। हेलो बद्री, तुम जहाँ भी हो अभी के अभी निकलो। हमारे ढाबे की इज्जत गंगा में मिलने वाली है। एक पाइप वाला हमें धमका रहा है, तुम्हें अपनी भूख से उसका घमंड तोड़ना है। दूसरी तरफ पटना शहर में खाने की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता चल रही थी। वहां का नजारा देखकर किसी के भी होश उड़ जा रहे थे। मेज पर सैकड़ों खाली प्लेटें थी। उनके बीच में बद्री बैठा था, जो एकदम दुबला पतला हवा में उड़ जाने जैसा लग रहा था, और उसे किसी भी बात की फिक्र नहीं थी। वो ऐसे नूडल्स खा रहा था जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर सब कुछ अंदर खींच रहा हो। उसके बगल में उसका दोस्त दुखीराम मुंह खोले उसे देख रहा था। अरे रुक जा भाई, आयोजक किचन में गैस बंद करके आटा खत्म होने का बहाना बनाकर भाग रहे हैं। तूने पहले ही इस शहर के आधे नूडल्स खत्म कर दिए। बद्री मुंह में नूडल्स भरे हुए। अरे दुखीराम, ये नूडल्स दे रहे हैं ना? ये तो मेरे दांतों के नीचे भी नहीं आ रहे हैं भाई। असली खाना तो गंगा नदी के किनारे विश्वनाथ दादा की दाल और रोटियां है। ये तो बस टाइम पास है यार। ठीक तभी बद्री का फोन बजा। बात सुनते ही बद्री की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने सामने रखे नूडल्स की प्लेट को 1 सेकंड में खाली की। वाराणसी में एक पाइप वाला राजा हमारे दादा को रुला रहा है। उसकी नूडल्स से ही उसकी समाधि बनानी होगी। चल।
अगली सुबह विक्रम के रेस्टोरेंट के सामने बद्री, चिंटू और दुखीराम खड़े थे। बद्री को देखकर विक्रम अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अरे चिंटू, अपने ढाबे को बचाने के लिए इस हड्डी के ढांचे को लेकर आए हो क्या? यह नूडल्स खाएगा या नूडल्स इसे निगल जाएंगे? अरे साहब, इसे देखकर तो मुझे तरस आ रहा है साहब। इसे कहिए कि हवा से उड़ने से बचने के लिए अपनी जेब में पत्थर रख ले। ए पाइप के राजा, मेरा साइज मत देख, मेरी भूख को देख। तेरे पास पाइप है ना, तो जब तक मैं बस ना कहूँ तुझे नूडल्स खिलाते रहना है। अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, और अगर तू नहीं खिला पाया और रुक गया तो अपना रेस्टोरेंट बंद करके यहाँ से भाग जाना होगा। डील पक्की क्या? 1 लाख रुपए? क्या तेरे पास 100 रुपए भी है क्या? बद्री ने दुखीराम की ओर देखते हुए कहा। दुखीराम, वो गठरी दिखाओ। दुखीराम ने एक पुराने कपड़े की गठरी खोली। उसमें बद्री द्वारा खाने की प्रतियोगिता में जीती गई इनाम की राशि की गड्डियां भरी हुई थी। उसे देखकर विक्रम के मुंह में पानी आ गया। ठीक है, सूखी लकड़ी, शर्त पक्की। कल सुबह तेरी अंतिम यात्रा शुरू होगी। ये पाइप लगातार बहते ही रहेंगे। तूने उल्टी भी कर दी तब भी मैं नहीं रुकूंगा। अगली सुबह विक्रम के रेस्टोरेंट में भारी भीड़ जमा हो गई। विक्रम के रेस्टोरेंट का सेटअप बड़ा ही अजीब था। किचन से 3 बड़े बांस के पाइप बाहर की ओर निकले हुए थे। उनमें से आधे कटे हुए पाइप ग्राहकों के सामने पटरियों की तरह जा रहे थे। किचन में कुक जैसे ही नूडल्स डालते वे पानी के साथ सरकते हुए तेजी से आ जाते। बद्री टेबल के सामने बैठा और अपने चॉपस्टिक को तलवार की तरह पकड़कर रखा। अरे रसोइयों से कहो स्पीड बढ़ा दे। इससे पहले कि यह 1 गिलास पानी पिए 5 प्लेट अंदर चली जानी चाहिए। शर्त शुरू हो गई। पाइप से पहली बार नूडल्स तेजी से आए। बद्री ने उन्हें पकड़ा और 1 सेकंड में मुंह में डाल दिया। वो नूडल्स चबा नहीं रहा था, बस निगल रहा था। 10 मिनट बीत गए। बद्री ने 50 प्लेटें खाली कर दी। ये क्या हो रहा है? ये तो सांस तक नहीं ले रहा है। नूडल्स कहाँ जा रहे हैं? अरे साहब, इसका पेट कहीं पाताल से तो नहीं जुड़ा है। पाइप की स्पीड से ज्यादा तो इसके मुंह की स्पीड है साहब। रसोइयों से कहिए कि स्पीड बढ़ाए। 1 घंटा बीत गया। जैसे ही पाइप से नूडल्स आ रहे थे, वो उन्हें प्लेट में गिरने दिए बिना हवा में ही पकड़कर खा रहा था। यह किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। आसपास मौजूदा लोग तालियां बजा रहे थे। बद्री, स्पीड बढ़ा, विक्रम का चेहरा पीला पड़ रहा है। ए विक्रम, क्या हुआ? नूडल्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या पाइप में चूहे फंस गए? स्पीड बढ़ा, मेरी भूख बढ़ती जा रही है। विक्रम घबराते हुए किचन में भागा। वहां रसोइया पसीना पसीना होकर आटा गूंद रहे थे। साहब, 10 बोरी मैदा खत्म हो गया है। गैस सिलेंडर भी खाली हो रहे हैं। ये आदमी तो अभी भी और मांग रहा है। या इंसान नहीं, कोई राक्षस है। रुकना मत। शहर में जहां भी मैदा मिले खरीद कर लेकर आओ। मुझे मेरे 1 लाख रुपए चाहिए। 2 घंटे बीत गए। बद्री अब नूडल्स खाते खाते डांस कर रहा था। उसके खाने से विक्रम के रेस्टोरेंट का सारा नूडल्स का स्टॉक खत्म हो गया। आखिरकार किचन से कुक बाहर आया और पैरों पर गिर गया। साहब, अब मेरे बस की बात नहीं है। आटा खत्म हो गया है, सब्जियां खत्म हो गई, यहाँ तक कि मसाले भी खत्म हो गए। बद्री जी तो अब इन पाइपों को भी खाने वाले लग रहे हैं। मैं तो भाग रहा हूँ। ए विक्रम, क्या हुआ? नूडल्स क्यों रुक गए? मेरा पेट अभी भी 40% खाली है। जल्दी भेजो वरना शर्त हार जाओगे। विक्रम ने सिर झुका लिया। लल्लू डर के मारे छतरी के पीछे छिप गया। पंचायत के बुजुर्गों ने अपना फैसला सुनाया। विक्रम, बद्री ने बस नहीं कहा, तुमने ये हाथ खड़े कर दिए, इसलिए शर्त के अनुसार बद्री जीत गया। तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना होगा और अपना रेस्टोरेंट को यहीं छोड़ना होगा। विक्रम रोते हुए, साहब, मैं अपनी सारी संपत्ति इन पाइपों में ही लगा दी। अब मैं कहाँ जाऊँ? विश्वनाथ आगे आकर धीमे स्वर में, अरे देखो विक्रम, व्यापार दूसरों को रुलाने के लिए नहीं होता है। तुमने धोखे से कमाने की सोची है, इसलिए इन पाइपों ने तुम्हें ही निगल लिया। अब भी वक्त है, ईमानदारी से जीना सीख लो। दादाजी, इसके पाइप वाला खाना खाकर मेरा गला सूख गया है। मुझे 10 पराठे और दाल खिलाई है। असली खाने का स्वाद इसे भी चखाते हैं। विक्रम को गलती का एहसास हुआ और वो वहां से भाग गया। लल्लू भी अपनी कंघी फेंक कर उसके पीछे पीछे चला गया। विश्वनाथ जी के ढाबे में फिर से लकड़ी का चूल्हा जल उठा। बद्री पराठे खा रहा था और सारे लोग फिर से उसी पुराने ढाबे की तरफ कतार लगाकर खड़े हो गए। सीख,
लालच और घमंड हमेशा पतन का कारण बनते हैं। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और ईमानदार होते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में आकर उनकी रक्षा जरूर करते हैं। भोजन का अर्थ स्वास्थ्य होता है और धोखे का अर्थ विनाश।